हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास से स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे। हम जो है आज अध्ययन करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8, और इस चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो आइए इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अशोक जो है, ऐसा माना जाता है कि अशोक के भाई बहन जो थे वो लगभग 100 थे कुल मिलाकर के। अशोक जो है अपने 99 भाइयों का कत्ल कर देता है और जो खुद सम्राट बनता है। तो इस कहानी में देखेंगे, इस चैप्टर या इस अध्याय में देखेंगे कि वह कैसे जो है युद्ध का त्याग करता है और कैसे शासन करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले कि एक बहुत बड़ा राज्य का एक साम्राज्य। अब देखिए, यदि बात कर लें हम इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्पन्न कराया था। अशोक का स्तंभ जो है, कई अभिलेख पर उन्होंने क्या किया था, अभिलेख उत्पन्न करवाया। अभिलेखों पर, स्तंभों पर उन्होंने लिखवाया था अब देखिए, उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, और आप कमेंट में बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है 2300 साल जो साम्राज्य की स्थापना कर चुके थे, उसी पर अब उनका पोता जो है ना, क्या कर रहा है, शासन करता है, जिसका नाम क्या है, अशोक है। चाणक्य या कौटिल्य नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य और कौटिल्य, जिसका नाम था चाणक्य या कौटिल्य, दोनों नामों से जाना जाता था। तो दो नामों की बात कर ले कि चाणक्य या कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की क्या करता है, शासन साम्राज्य में आता है और उनकी सहायता करता है और एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य को बना देता है। वैसे चाणक्य के कई विचार हमें पसंद आते हैं और अर्थशास्त्र के रचनाकार या लेखक या अर्थशास्त्र की जो रचना की है वो किसने किया, तो चाणक्य ने किया था। और इस अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यदि बात कर लें कि वंश क्या होता है, ठीक है, हम बात करते हैं वंश की। वंश क्या है, देखिए, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें भी वंश कहा जाता है। लगातार वंश, एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, ग्रामीण के क्षेत्र की बात करते हैं हम बेसिक चीज़ों पे। यदि मान लीजिए कि एक ही घर से यदि बार बार कोई प्रधान बन रहा है, दादा बने, दादा का लड़का बना, पिताजी बने, पिताजी का फिर लड़का बना, ठीक है, फिर उनका बेटा बना, फिर उनका बेटा बना, तो लगातार वो चीज़ें जब चलती आ रही है तो हम कहेंगे खानदानी जो चीज़ें चल रही है, खानदानी लोग शासन करते आ रहे हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, वंश कह देते हैं। तो मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। अब देखिए, यहाँ बात मैंने आपको पीछे ही कहा कि आप जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बताएंगे कि उनके बेटे का नाम क्या था। तो यहाँ पे जो है आपका उत्तर मिल चुका है कि चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक है, जबकि बिंदुसार के 100 पुत्र माने जाते हैं। मतलब ऐसा माना गया है कि अशोक के 100 भाई बहन थे, जिसने अशोक जो है अपने 99 भाइयों का कत्ल कर देता है और 100वां जो राजा है खुद अपना राजा बन जाता है। तो साम्राज्य में बहुत सारे क्या थे, नगर थे। ठीक है, इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नाम नगर प्रमुख थे। मतलब जो बहुत बड़े बड़े नगर थे साम्राज्य के अंतर्गत, और उन नगरों की राजधानी जो बनाई गई थी वो पाटलिपुत्र, जो भी पटना से पहले पड़ता है, फिर उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और तक्षशिला, ठीक ना, जैसे नगर जो है इसमें शामिल है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का क्या था, मार्ग था। दूसरी तो उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत आने जाने के लिए मार्ग था। जबकि बात कर लेंगे शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी और अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। यदि हम बात कर लेंगे साम्राज्य जो था अशोक का साम्राज्य, उस साम्राज्य के अंतर्गत बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान हुआ करते थे, पशुपालक हुआ करते थे,
पशुओं का पालन करते थे, ठीक है ना। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत की बात कर लेंगे, भारत का जो पिछला हिस्सा है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों में जो था, इन सारी क्षेत्रों में जो था बहुत ज़्यादा तरह से जंगल भरा हुआ था और लोग फल फूलों का संग्रहण करते थे और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। तो अशोक के साम्राज्य में बहुत बड़ा सा क्या था, किसान और पशुपालक होते थे, क्योंकि इस जंगल हुआ करते थे और जंगलों से क्या मिलता था, उनको फल फूल मिल जाते थे। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो थे जंगली जानवर हुआ करते थे, उन जानवरों का ये लोग क्या करते थे, शिकार करते थे और साथ ही साथ अपना जीविका चलाते थे। जबकि साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग जो रहते थे वह अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते थे और उनका वस्त्र भी जो था अलग अलग, मतलब भेष भी अलग था, भूषा भी अलग था, पहनावा भी अलग था, बोलचाल की भाषा भी अलग थी। इतना बड़ा साम्राज्य था अशोक का। आइए हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य, उस युग प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति स्थल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ब्लैक पॉइंट है वह ब्लैक पॉइंट किसका है, तो महत्वपूर्ण नगर है। क्या है, महत्वपूर्ण नगर है। ये चंद्रगुप्त अशोक का महत्वपूर्ण क्या है, नगर है। तो महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं, तो आपका एक हो गया तक्षशिला, दूसरा यहाँ पे जो होता है पाटलिपुत्र होता है और एक जो है यहाँ पे आ जाता है उज्जैन। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है आपका, उज्जैन आ जाता है। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे उज्जैन वाले हिस्से का। साथ ही साथ देखते हैं कि अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए कि कौन भारत के मतलब कौन सा वह जगह था अशोक का कौन सा नगर था जो भारत राज्यों से अलग था। तो हम देख रहे हैं तक्षशिला। कहाँ पे है, तक्षशिला जो है भारत से क्या है, अलग है। साथ ही साथ जो है पूरा अशोक का ये साम्राज्य फैला हुआ था। ये जितना हम क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा अशोक का साम्राज्य जो था फैला हुआ था। और जो रेड पॉइंट से दिखाया गया है वह क्या है, वह महत्वपूर्ण जो है अभिलेख, जहाँ जहाँ अशोक का अभिलेख मिले, ठीक ना, वह जगह है। तो अशोक का अभिलेख कहाँ मिलता है, देखिए कंधार, एक पॉइंट ये हो गया, कंधार में मिल रहा है। दूसरी लंपक, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, दिल्ली, ठीक ना, दिल्ली के बाद जो है गिरनार, रांची, रूपनाथ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, सारनाथ, उसके बाद जो है रामपुरवा, धौली, ये सारी जगह जो हैं ये अशोक के यहाँ से क्या मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। साथ ही साथ ये बात कर लें हम लोग, जैसे कलिंग, धौला, कलिंग हो गया आपका, यहाँ पे देखिए कलिंग, जौहर, सोपरार, गिरनार, ठीक ना, ये सांची, ब्रह्मगिरी, ये सब क्या है, अशोक के जहाँ जहाँ अभिलेख पाए गए इन सभी जगहों पे अभिलेख पाए गए। और जो हम लोगों ने देखा था कि जो तक्षशिला था, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, ठीक है, ये सब जगह जो है क्या है, महत्वपूर्ण नगर है। और इन सभी रेड पॉइंट वाली जगहों पर अशोक के अभिलेख पाए गए। और अभिलेख को पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो था वो जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो वह कौन था, जेम्स प्रिंसेप। आप जो है बताएंगे कि भारत के कौन सा राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, ठीक ना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताएंगे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। आगे देखा है कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। क्योंकि साम्राज्य मतलब एक बहुत विशाल सा एरिया हुआ और राज्य एक छोटा सा। यदि भारत की हम बात कर ले, भारत और अपने राज्य की बात कर लें तो हमारा यूपी या बिहार जो होगा एक क्या है, हमारा स्टेट हो गया, राज्य हो गया। जबकि पूरा भारत की बात कर लेंगे तो यह साम्राज्य हो गया। तो वही कह रहे हैं कि साम्राज्य जो होती है बहुत बड़ी होती है और साथ ही साथ इनको चलाने के लिए, इनकी देख रेख, इनकी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए जो होती है किसकी आवश्यकता होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक ना, उनकी रक्षा के लिए सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में क्या था, ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करके अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। मतलब अधिकारी जो थे क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूली करते थे।
अब यहाँ पे हम देखेंगे साम्राज्य का प्रशासन कैसा होता था। साम्राज्य की प्रशासन जो होती थी कैसे संभालती थी, क्या होता था, उनकी देख रेख क्या हुआ करते थे, उनको कैसे रखा जाता था, क्या उनको टैक्स दिया जाता था, क्या पैसे दिए जाते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, ठीक ना। कहीं शासन व्यवस्था जो थी अलग थी, कहीं पे उनकी कहीं उनको रहने के लिए अलग व्यवस्था थी, खाने के लिए अलग व्यवस्थाएं हुआ करती थी, क्योंकि जगह जगह मैंने बताया कि वेशभूषा पहनावा जो था उन सारी चीज़ें जो क्या थी अलग अलग हुआ करती थी। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों में सम्राट को सीधा नियंत्रण था। मतलब पाटलिपुत्र वाला जो एरिया है, पटना वाला जो एरिया है, उस पर डायरेक्ट जो था किसका था, सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। मतलब जो सम्राट बनता, जैसे अशोक की बात कर लें तो अशोक जो था अपने नियंत्रण में लिया हुआ था किसको, पाटलिपुत्र एरिया वाले को। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाकों के गांव और शहरों को किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों को इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ठीक ना। जो भी पशुपालक हो गए, शिल्पकार हो गए, जो भी व्यापारी हो गए, व्यापारीगण हो गए, इन सब से कर लेने के लिए राजा क्या करता था, खुद जो है अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। मतलब राजा कहता था यदि उनसे जाओ, टैक्स वसूलो, कर वसूलो, और जो लोग नहीं देते हैं उनको एक विशेष प्रकार का क्या दिया जाता था, सजा दिया जाता था, दंड दिया जाता था, पनिशमेंट लगाया जाता था और राजा के अनुसार। इनमें से अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। जो टैक्स आता था उससे सम्राट जो क्या करता था, वेतन देता था। दूसरी बात कर ले कि संदेशवाहक कौन होते थे, जैसे हम लोग पोस्टमैन कहते थे। जो संदेश पहुंचाने वाले व्यक्ति थे वह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। अब देखिए सम्राट जो थे कैसे निगरानी करते थे, एक तो अधिकारी को नियुक्त कर दिए और उन अधिकारियों के क्रियाकलापों को नज़र रखने के लिए, पैनी नज़र रखने के लिए, कहीं तो चोरी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं लोगों को सता तो नहीं रहे हैं, कहीं जो है उस टैक्स से अपना भी तो नहीं चला रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की क्रियाविधियों को देखने के लिए वह क्या लगा रखे थे, जासूस लगा रखे थे, अपने पर्सनल व्यक्ति लगा रखते थे जो उन अधिकारियों पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मतलब प्रांत हुआ करता था और वहीं से राजा क्या करता था, शासन करता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इनको क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था। और देखिए, और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल और गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। मतलब जैसे क्या आता कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे। कई छोटे छोटे प्रांत मतलब क्या है, राज्य, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मतलब राजा जो है उन राज्यों पर, छोटे छोटे राज्यों पर रहता नहीं था, बल्कि वह जो थे तक्षशिला और उज्जैन जो बड़े बड़े क्या होते थे, महत्वपूर्ण नगर थे, उन महत्वपूर्ण नगरों से बैठ करके इन छोटे छोटे राज्यों पर क्या करते थे, शासन करते थे। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से भी इन क्षेत्रों में नियंत्रण, मतलब पाटलिपुत्र भी क्या था, एक नगर था। मतलब पाटलिपुत्र भी क्या था, एक जहाँ से सम्राट जो थे डायरेक्ट शासन करते थे, नियंत्रण करते थे। उस पाटलिपुत्र से भी इन छोटे छोटे प्रांतों पर नज़र रखा जाता था और साथ ही साथ जो है जो छोटे छोटे प्रांत थे वहाँ से क्या करता था, सम्राट जो है अपने राजकुमारों को वहाँ का गवर्नर बना करके भेज देता था कि जाओ तुम वहाँ पर क्या करो, शासन करो। अब देखिए होता था क्या, मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो आवागमन के लिए क्या था, महत्वपूर्ण थे, उन पर नियंत्रण रखा जाता था। संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, ठीक ना। संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। मतलब हमने देखा कि उत्तर पश्चिम जो है कंबल के लिए प्रसिद्ध हो गया था और दक्षिण भारत जो है सोने के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ से जो लोग यात्रा करते थे, नदियों से आवागमन करते थे, उन पर नियंत्रण रखा जाता था और उनसे नजराना लिया जाता था। अब देखेंगे कि नजराना होता क्या है, ठीक ना। नजराना हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रकार से गिफ्ट के रूप में और अपने मन से जो है खुश होकर क्या करना, देना, उसी को हम क्या कहते हैं, नजराना के रूप में। अब देखिए नजराना, यह कर जो था, कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से संभव है। हमने देखा कि जो टैक्स लिया जाता था, कर, वह तो सब पे लगा दिया गया था,
व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक, कृषक, इन सब पे जो है टैक्स लगाया गया था, जो नियमित रंग से वसूला जाता था। लेकिन जो नजराना की बात थी, वह नजराना जो था अनियमित ढंग से, जिसका मन किया दिया, जिसका नहीं मन किया नहीं दिया। जैसे मान लीजिए कहीं क्या होता है, डांस होता है, कहीं जो है ऑर्केस्ट्रा आ जाती है, और ऑर्केस्ट्रा में जो होती है डांसर डांस करती रहती है, और उसमें से कुछ लोग जो है उठ करके उसको 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये ले जाकर क्या करते हैं, उन डांसरों को पकड़ा देते हैं। तो उन डांसरों के लिए वो क्या चीज़ हुआ, नजराना हुआ, ठीक ना। कोई कव्वाली हो रही है, वहाँ पर लोग जो है अपने कव्वाल को उसकी पंक्तियों पर खुश होकर के अपने मन से पैसा देते हैं, वो क्या हो गया, नजराना हुआ। लेकिन उन कव्वाली को बुलाने के लिए जो घर के पीछे लगाया गया पैसा था, घर पीछे के 100 रुपये सबको देना है, तो क्या हो गया, वह नियमित रूप से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि टैक्स के रूप में हो गया। तो यही नजराना होता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में क्या किए जाते थे, लिए जाते थे। नजराना जो था विविध पदार्थों के रूप में लिए जाते थे। अब देखते हैं राजधानी में सम्राट। राजधानी में सम्राट का क्या काम था। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलूकस निकेटर का राजदूत था। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी व्यक्ति कौन था, मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर के आया था, सेलूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया। सम्राट का जनता के आमने सामने अवसरों पर शोभा यात्रा के लिए जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार होकर कुछ करते थे। मतलब जो मेगास्थनीज आया था यूनानी, ठीक ना, यह क्या करता था कि राजा के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और यहाँ के रहन सहन, यहाँ पे राजा और प्रजा के बीच की, ठीक ना, घटनाओं के बारे में देखा कि राजा और प्रजा जो है कैसे रहते हैं। राजा जब निकलते हैं तो किस पे किन किन चीज़ों में निकलते हैं, वो पालकी में निकलते हैं तो उनकी पालकी कैसी है, यदि उनके जो अंगरक्षक हैं वह किस प्रकार से निकल रहे हैं, क्या उनके घोड़े पर निकल रहे हैं, ऊँट पे निकल रहे हैं, कि हाथियों पर बैठकर निकल रहे हैं, या उनकी कुछ प्रकार से सेवा कर रहे हैं। तो अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार हो आते थे, और राजा जो है खुद पालकी जो थी सोने की बनाई जाती थी। उसके बाद बात कर लेते हैं, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। हथियारबंद, जो हथियारों से, ठीक ना, पूरी तरह से सुसज्जित होती थी, और उन महिलाओं से क्या होते थे, घिरे होते थे। क्यों, अब देखिए हथियारों से घिरे होने का मतलब, जैसे हम लोग क्या है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उनके पीछे आगे पीछे देखते हैं कि सब लोग हथियार लैस जो होती है अधिकारियाँ रहा करते हैं, ठीक ना। ATS जो होती है, STF के कमांडो हुआ करते हैं। क्यों हुआ करते हैं, कहीं ना कहीं डर होता है कि वो हमें क्या कर देंगे, कोई जनता जो है उनको, या कोई जो शत्रु जो है उनकी क्या कर देगा, हत्या कर देगा। वैसे ही जो राजा हुआ करते थे, जब अपनी पालकी में निकलते थे तो पालकी के चारों तरफ जो है तोते उड़ा करते थे, जिनको जो है एक प्रकार से क्या दिया गया होता था, उनको एक प्रकार से प्रशिक्षण दिया गया होता था। साथ ही साथ उनके चारों तरफ, पालकी के चारों तरफ महिलाएं हुआ करती थी जो हथियारों से लैस थी, मतलब उनके चारों तरफ हथियार हुआ करता था, वो हथियार ले जाती थी। और साथ ही साथ जो है किस लिए हथियार ले जाती थी, तो उनको हमेशा राजा को डर रहता था कहीं ना कहीं उनकी हत्या करने की कोशिश ना करें। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर खाने को चखते और लगातार 2 रात, ठीक ना, लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। देखिए राजा जो हुआ करते थे वह लगातार 2 रात तक एक कमरे में नहीं सो सकते थे। कहीं ना कहीं पता चलता था कि वो खुफिया जो है उनकी क्या कर सकता है, जानकारी दे सकता है, या अपने ही गद्दार लोग जो हैं किसी शत्रु को हमारी क्या कर सकते हैं, सूचना पहुंचा सकते हैं। अब देखते हैं पाटलिपुत्र, जिसको आधुनिक पटना के बारे में क्या जानकारी हमें मिलती है। जो पाटलिपुत्र ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। पाटलिपुत्र जो है, मैंने बताया कि पाटलिपुत्र और पटना के बीच जो है सिर्फ 2 किलोमीटर का अंतर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज है, पाटलिपुत्र की बात करें, और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी में अलंकृत किया गया है। चारों ओर उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। इनमें से उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। तो हमने देखा कि पाटलिपुत्र आधुनिक जो पटना है वह एक विशाल खूबसूरत नगर है। 570 बुर्ज हैं, ठीक ना, और 64 द्वार हैं। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। 2 मंजिले और 3 मंजिले बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है आधुनिक पटना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात कर ले हम लोग कि अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों थे, ठीक ना।
वह यूनिक क्यों थे, उनका क्या ऐसी चीज़ें थी जो इनको एक अनोखा बनाती थी। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। क्वेश्चन क्या बना कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो अशोक। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। वह अभिलेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ठीक ना, शिलालेख, इन सारी चीज़ों को क्या करते थे, उत्कीर्ण करवाते थे, लिखवाते थे, जिससे क्या हो सके कि जनता तक हर हमारी बात जो है हर जनता तक क्या हो जाए, पहुँच सके। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। प्राकृत भाषा मतलब बोलचाल की भाषा में, जो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो सके, लोग जो है उस चीज़ों को क्या कर सके, समझ सके। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख जो है किस में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा लिपि में लिखे गए हैं। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक, और दूसरा क्या है कि उनकी अभिलेख जो लिखे गए सबसे अधिक किस भाषा में लिखे गए, तो जो लिखे गए प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में लिखे गए, ब्राह्मी लिपि में। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, कलिंग का युद्ध जो हुआ किस लिए हुआ और उनका अभिलेख क्या कहता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। कलिंग की विजय, कलिंग की लड़ाई होती है, कलिंग का युद्ध होता है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। जब इस युद्ध होता है, इस युद्ध के अंतर्गत जो है, ठीक ना, क्या किया जाता है, आप कमेंट करके बताएंगे कलिंग का युद्ध जो होता है हुआ है किसके किसके बीच हुआ था। तो कलिंग का जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध के अंतर्गत 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे क्या होता है कि अशोक को बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है, दिल जो होता है बिल्कुल पिघल जाता है। अशोक जो होता है अंतरात्मा से बिल्कुल दुखी होता है, ठीक ना, बहुत कष्ट होता है इसको। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता, ठीक ना, क्यों, जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं। क्या होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। समझिए, जब किसी युद्ध पे आप चढ़ाई करेंगे, किसी देश पे चढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे लाखों लोगों क्या हुआ, मारा जाता है। और बहुत सारे क्या कर लिए जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं। यदि बात करें हम कि इस युद्ध के अंतर्गत ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जब किसी देश पर चढ़ाई की जाती है तो युद्ध जब होता है तो जनरल सी बात है कि कोई किसी को नहीं देखता कि आप कौन से कास्टिज्म से है, ठीक ना, वह एक दूसरे के अधिकार के लिए अपना क्या करते हैं, मारते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों को, मृतकों को प्रति दयावान होते हैं, वे युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान की यदि बात कर लेंगे, जब युद्ध हुआ था, ठीक ना, जब बंटवारा हुआ 1947 में, जब हमारे देश आज़ाद हुआ, तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है लाखों लोग बंदी बना लिए गए थे। साथ ही जहाँ जो है ट्रेन में मार मार करके भेजा जा रहा था, ठीक ना, कितने अपने सगे संबंधी खो दिए गए, कितने लोग जो है पाकिस्तान में रुक गए, कितने लोग भारत चले आए। इन सारी चीज़ों को हम देख करके समझ सकते हैं। तो वही जब कलिंग की युद्ध होती है तो इसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, लगभग 1.5 लाख लोग जब बंदी बना लिया गया अशोक के। तो ये सब चीज़ देख करके अशोक जो है बहुत ही अंदर से दुखित हुआ। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्हें कहा कि मैं युद्ध का क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से कहीं अच्छा है, और इसलिए अभिलेख क्या कर रहा हूँ, मैं उत्कीर्ण करवा रहा हूँ। यदि बात कर लेंगे कि हम अशोक का, ठीक है, अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, कलिंग है, ठीक ना। उड़ीसा जो था उसका प्राचीन नाम क्या है, पुराना नाम जो है कलिंग है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए यह युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध में वृत्ति तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस युद्ध के बाद अशोक ने अपना युद्ध करने को त्याग दिया या युद्ध करने के विचार को त्याग दिया, तो कलिंग का युद्ध। कलिंग का पुराना नाम क्या था, तो क्या था, उड़ीसा था, ठीक है। अब देखते हैं हम अशोक का धम्म क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि धम्म क्या है। देखिए, धम्म शब्द जो है संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, ठीक है। तो धम्म जो है किस शब्द से निकला है, संस्कृत का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ की बात कर क्या है, प्राकृत है, प्राकृत रूप से धर्म है।
अशोक के धाम में किसी की देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धाम में जो अशोक ने अपना नियम बनाया था उसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, न किसी कर्मकांड की आवश्यकता थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार से शिक्षा देते हैं वैसे उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। जो अशोक था वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हुआ था और उसने कहा कि हम किसी चीज़ को युद्ध से नहीं जीत सकते बल्कि उसको एक अच्छा प्रेम व्यवहार करके हम क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। और इसका अंतिम और आखिरी फैसला यही था कि हम युद्ध नहीं करेंगे बल्कि उसको क्या कर देंगे, अपने संदेश से और बुद्ध के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार जो है उपदेश दे करके हम अपने आप से प्रेम से उसको क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। ऐसी कई समस्याएं थी जिन्हें उन्हें संवेदना थी। अब देखते हैं कि अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। इतना दूर दूर तक जो है अशोक क्या करता है कि अपने राजदूतों को भेजता है और उस धर्म मतलब गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को क्या करता है, प्रचार प्रसार के लिए लोगों को सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका तक भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएँ खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। ठीक है, ये अशोक के क्या है, कार्य है कि सड़क बनवाया, कुआँ खुदवाया, विश्राम घर बनवाए। इसके अतिरिक्त मनुष्य एवं जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की। किसने किया था, अशोक ने। देखिए कितने अच्छे अच्छे काम किए जब युद्ध को किसने क्या कर दिया, त्याग दिया। उसके बाद आता है कि अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे। अशोक क्या संदेश देना चाहता था अपनी प्रजा के लिए। क्या कलिंग का युद्ध छोड़ने के बाद विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। जैसे लोग जो है विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ त्यौहार होता है, छठ है, दिवाली है, दशहरा है, ये सारी चीज़ों पर हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान करते हैं। तो लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम वे बीमार होते हैं तो बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं वह तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। वह संदेश दिया और किसने, अशोक ने संदेश दिलवाया कि देखो जो हम कर्म कांड करते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है, ये घर में कोई शुभ कार्य करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो यज्ञ कराते हैं, तो उसने बताया कि यह सब कर्मकांड जो है किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। वे अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है, जैसे अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहा है कि हम कर्मकांड न करके, कर्मकांड से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को खुश कर सकते हैं, लेकिन ये कर्मकांड किसी काम का नहीं है, बल्कि इसके बदले हम क्या करें कि जो भी हमारे साथ नौकर है उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, ठीक ना, सभी जीवों पर दया करें और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान दें। उसने कहा कि लोगों के साथ व्यवहार करें, आपके साथ साथ क्या होगा, अच्छा होगा, बल्कि अपने आप के लिए हम विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान न करें। जैसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हे प्रभु हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम ये काम करेंगे, ठीक ना, हे प्रभु हमारी बिटिया की शादी हो जाएगी तो आपको हम जो है इतना कुंटल मिठाई चढ़ा देंगे, ठीक ना, हे प्रभु हमारी बेटा सुधर जाएगा तो हम ऐसे काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अनुष्ठान करते हैं। बल्कि राजा ने कहा, अशोक ने यह संदेशा भिजवाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, बल्कि सभी के साथ जो है आपके जितने भी जीव हैं